नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। हम खड़े हैं इस समय लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पर, जहां पर बाल रोग विशेषज्ञों का एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है। उसी संदर्भ में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर उत्कर्ष बंसल जी से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव यूपी न्यूज़ 24 में। आपका भी स्वागत है। सर, ये जो प्रोग्राम आपका 18 और 19 अक्टूबर आप कर रहे हैं, इसमें एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि इसमें आप लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं और इसका उद्देश्य क्या है। ये प्रोग्राम जो है ये उत्तर प्रदेश के बाल रोग विशेषज्ञों की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है और इसके अंदर हम लोग जो भी बाल रोग में नई तकनीक आई हैं, नए आविष्कार हुए हैं, नए शोध हुए हैं, उसके बारे में सारे बाल रोग विशेषज्ञों को अवगत कराते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आपको बताना चाहूँगा करीब 4 से 5 हज़ार बाल रोग विशेषज्ञ हैं, जिसमें से करीबन 1-1.5 हज़ार यहाँ पे हैं। तो हर क्षेत्र से, हर ज़िले से हमारे पास बाल रोग विशेषज्ञ आए हैं और जो फैसिलिटीज़, जो तकनीक हम लोग बड़े शहरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे हम उन्हें छोटे शहरों तक पहुंचा सकें, कैसे हम जनता तक लाभ पहुंचा सकें, ये हम उनको बता रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, क्या इस पूरे कार्यक्रम में आप लोग जो जितने एमडी डॉक्टर हैं वही आते होंगे इसमें? हाँ, जो बाल रोग विशेषज्ञ में एमडी और डीसीएच 2 प्रकार के कोर्स होते हैं, तो सब डॉक्टर्स हैं। तो इस पूरे प्रोग्राम में क्या कोई बाहर से भी आया है और कोई विशेष ऐसे जो बच्चे हैं उनसे जुड़े रोग के बारे में कोई विशेष आप चर्चाएं कर रहे हैं इस बार? हाँ, ये यहाँ पर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि विदेशों से भी डॉक्टर्स आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से और यूएस से, जो कि वहाँ की जो रिसर्च है, जो वहाँ की बातें हैं, वो यहाँ पे बता रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास पूरे इंडिया से जो प्रमुख डॉक्टर्स हैं वो भी आए हुए हैं, अलग अलग विशेषताओं वाले डॉक्टर्स आए हुए हैं और वो पूरी हम लोगों को उस तरह की जानकारियाँ दे रहे हैं, जैसे कि अगर बच्चा दिमागी रूप से कमज़ोर हो तो हम कैसे इलाज कर सकते हैं, या कुछ बच्चे होते हैं जिनके हृदय में कुछ परेशानी होती है, उनका कैसे इलाज हो सकता है, फेफड़े की परेशानी या लीवर की परेशानी, उनके ऊपर यहाँ पे पूरी चर्चा हो रही है। अच्छा, जैसे इंसेफ्लाइटिस एक बहुत बड़ा मुद्दा था, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर के, और खासतौर बच्चों को ही सबसे अधिक अटैक करता था। तो उस पर तो फिलहाल अब तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने काफ़ी नियंत्रण किया है आप लोगों की मदद से। तो क्या ऐसे और भी कोई जटिल रोग हैं बच्चों के, देखिए, जो अभी नियंत्रण में नहीं आ पा रहे हैं, जिस पे आप लोग चर्चा कर रहे हैं? अब जो हमारे पास पहले हमारे प्रदेश में, हमारे देश में बहुत सारी इन्फेक्शन वाली बीमारियाँ आती थी, लेकिन हमारी जो यशस्वी सरकार है उसने क्या किया है कि बहुत अच्छी तरीके से साफ़ सफाई, टीकाकरण, इसके ऊपर ध्यान दिया, जिससे इन्फेक्शन वाली बीमारियाँ ये अब थोड़ी कम होने लग गई हैं। लेकिन अब नए मुद्दे उभर के आ रहे हैं, जैसे बच्चों के अंदर मोटापा, बच्चों के अंदर जो है मोबाइल की लत, बच्चों के अंदर कुछ दिमागी विकार बन जाना, या जो है मोटापे के कारण होने वाली बीमारियां, जैसे बच्चों में जल्दी लिवर पे नुकसान होने लगना। तो इस तरह की कुछ बीमारियां उभर के आ रही हैं, इसके विषय पर यहाँ पर बात हो रही है। अच्छा, क्या कम उम्र के बच्चों में, यानी हम मान सकते हैं 12 साल तक के लोगों का भी इलाज आप लोग करते होंगे, 12 वर्ष के बच्चों का भी, तो ऐसे में 12 वर्ष का बच्चा ही कहलाएगा, तो क्या उनको भी डायबिटिक दिखाई पड़ते हैं आपको? बिल्कुल। देखिए, डायबिटीज़ 2 प्रकार की होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ तो शुरू से ही हो सकती है, जन्म के कुछ समय बाद से ही आपके दिख सकती है, और टाइप 2 डायबिटीज़ में भी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो यंग ऑनसेट हो सकते हैं। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल है इस बात का कि बच्चे की डाइट कैसी है, जेनेटिक्स कैसी है, मतलब परिवार में भी है इसकी अगर हिस्ट्री, तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसे केसेस आपके सामने आते हैं? आते हैं, तो यानी जितने भी चीज़ें हम, जितने भी मतलब डिजीज़ देखते हैं, वो सारी डिजीज़ बच्चों में भी उसी स्तर पे पाई जा रही है? करीब करीब। देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी बीमारियां हैं दुनिया में, वो एक तरह से शुरुआत उनका जो है हमारे देखने के काल से ही हो सकता है। तो अगर हम लोग उसी समय उस बीमारी के शुरुआती लक्षणों को पकड़ लें, या हम बच्चे की दिनचर्या को, बच्चे की जो आदतें हैं जो उस बीमारी की ओर ले जाएंगी, जैसे जंक फूड खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, खेलना कूदना नहीं, अगर हम शुरू में ही सुधार लेते हैं तो हम अपने देश को स्वस्थ नागरिक दे सकते हैं, हम अपने देश को बहुत प्रोडक्टिव नागरिक दे सकते हैं, जो आगे चल के हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसीलिए बाल रोग विभाग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट विभाग है। आप सोचिए, कुछ भी हो, हम जन्म से लेकर और किशोरावस्था तक उस बच्चे की देखभाल हम ही लोग तो करते हैं। अभी आपने एक बड़ी बात करी थी, जो मोबाइल की जो लत है बच्चों की, वो नहीं छूट रही है। फिलहाल ये बड़ी समस्या है, अक्सर हम समाचार पत्रों में भी देखते हैं कि अपने माँ को मार देते हैं बच्चे, और भी ऐसी। इस पर आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कैसा शोध कर रहे हैं, या कैसी तरीके कुछ निकाले आप लोगों ने इसमें? देखिए, हम लोग इसके बारे में 2 तरह के विचार कर रहे हैं। एक तो छोटे बच्चों को माँ बाप कई बार डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि उसको थोड़ी देर के लिए उसका ध्यान बढ़ जाए, उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं खाना खिलाने के लिए। तो हम लोग ये चीज़, एक तो पेरेंट्स में अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये तरीका गलत है।
बच्चे को आपको इस तरीके से लालन पालन नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसके पीछे कारण ये भी है कि आजकल संयुक्त परिवार है नहीं, छोटे छोटे एकल परिवार हैं, बच्चों को जो है दाइयों के और मेड्स के भरोसे छोड़ दिया जाता है, तो ये प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो इसके प्रति लोगों को जागरूक करना। दूसरी चीज़ है कि बड़े बच्चों में जो मोबाइल को लेकर एडिक्शन हो जाता है, तब वो सारे काम छोड़ के से मोबाइल के पीछे लगे। और इसमें आपने इस तरह के केसेस सुने कि भाई मोबाइल नहीं दिलाया तो बच्चे ने अपने माँ बाप पे हमला कर दिया। तो उसके लिए भी बच्चे के अंदर कुछ हो सकता है मानसिक परेशानियाँ हो, तो उनको समय पे आइडेंटिफाई करना, उनका समय से इलाज करना, ये भी इस चर्चा का विषय है। अच्छा, अभी इसे कोल्ड डायरिया जो होता है, आज भी कोल्ड डायरिया एक बड़ी समस्या है, ख़ासतौर पर बाल रोग विशेषज्ञ के लिए, क्योंकि कोल्ड डायरिया जो होता है उसमें बचाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा ड्रिप भी नहीं चलाई जा सकती है और ठंडी बहुत होती है उस समय। तो उसका भी कोई सलूशन ढूंढा आप लोगों ने? देखिए, इस कोल्ड डायरिया टर्म थोड़ा सा मिसनॉमर टाइप का है जी। ये सर्दियों के समय होने वाले डायरिया को आप कोल्ड डायरिया कह सकते हैं, लेकिन उसमें ड्रिप चढ़ाने से कोई समस्या नहीं है। आज के समय में सरकार ने रोटा वायरस वैक्सीन को राष्ट्रीय टीकाकरण में ले आए हैं, जिसकी वजह से ये डायरिया काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर डायरिया जो होता है वायरल होता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि लोग डायरिया के अंदर ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं। अच्छा। जैसे केमिस्ट से पूछ के दवा ले ली। सबसे ज़रूरी जो दस्त का इलाज है वो ORS और जिंक है। हम लोग भी यही बात बोलते हैं, सरकार भी जो है ORS पखवाड़ा होता है उसमें सब में यही बताती है। और अगर ये चीज़ सही से ली जाए तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा बच्चों को मरने से बचा सकते हैं। अच्छा, आज के समय में से अब तो सरकार ने काफ़ी प्रबंधन कर दिए, मिशन इंद्रधनुष जैसे कार्यक्रम के माध्यम से टीकाकरण हुआ, इंसेफ्लाइटिस पे काफ़ी हद तक, पूरी तरह से रोक तो नहीं कह सकते, लेकिन वो तो होते रहेंगे इन्फेक्शंस, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक रुक गया, जो कि जिसके लिए कभी एक बार संसद में योगी जी ने भी काफ़ी लड़ाई लड़ी कि नहीं, वहाँ पर उसको इंसेफ्लाइटिस को रोका जाए, कोई ग्रांट नहीं दे रहा था, तो इतना बड़ा परिवर्तन आया। क्या इसके बावजूद भी, इंद्रधनुष मिशन चलने के बाद भी, क्या अभी भी कुछ चुनौतियाँ हैं आप लोगों के सामने? देखिए, चुनौतियाँ बनी रहेंगी। बीमारी एक ऐसा चक्र है कि जब कोई एक बीमारी घटती है तो दूसरी बीमारियां बढ़ने लगती हैं। अच्छा। ये वायरस हैं, ये दूसरे की जगह फ़ौरन ले लेते हैं। तो जैसे आज की डेट में हमारा MR का टीकाकरण शुरू हुआ, जिससे मीज़ल्स और रूबेला जैसी 2 बड़ी खतरनाक बीमारियां थी जिनको कम किया जा सका, लेकिन अब मम्स के केसेस बढ़ने लग गए। ठीक है, इसी तरीके से कहीं कहीं पे कुछ पॉकेट्स छूट जाती हैं कभी टीकाकरण में, तो कुछ वो वाले केसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा ये ज़रूरत है कि शोध करते रहना और ये जानना कि आज के समय में क्या बीमारी चल रही है, क्योंकि अब इस मौसम में हम लोग देखते हैं कॉक्सासकी वायरस एक है, मुंह से होने वाली, इसको हैंड फुट माउथ डिजीज़, टोमेटो फीवर, ये सब नामों से बोला गया था। तो इस तरह की बीमारियां आ जाती हैं। तो जानकारी होना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि उससे क्या होता है कि हम लोग गलत दवाइयाँ देने से बच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जहाँ एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, लोग अपने आप ले लेते हैं। अच्छा, ये वेक्टर बाउंड डिजीज़ जो है, इसका मतलब इसके लिए भी कुछ उपाय सोचे गए क्या? उसके टीकाकरण तो हो नहीं रहे वेक्टर बाउंड डिजीज। वेक्टर बॉर्न डिजीजेज में देखिए, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इन 3 के लिए टीकाकरण करीब बन चुका है। अच्छा, हो चुका है जी। और हमारी सरकार खास तौर पे, मतलब मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि ये तीनों वैक्सीन भारत में बन रही हैं। अरे वाह। तो हमारी भारत में ही ये वैक्सीन्स अगले 1 साल में जहाँ तक आ जानी चाहिए, और ये बहुत बड़ा डेंट डालेंगी इस पे जो ये बीमारियां हैं वेक्टर बॉर्न। एक जेई है, जेई का टीकाकरण चल ही रहा है, तो ये 3 और बीमारियों के टीकाकरण पे काम किया जा रहा है, क्योंकि देखिए ये समझा गया कि मच्छर को आप नहीं ख़त्म कर सकते। पहले प्रयास किया गया मच्छर का उन्मूलन किया जाए, मच्छर का उन्मूलन बिल्कुल संभव नहीं है, तो फिर ये हुआ कि अब इनका टीका बनाया जाए, तो उस तरह से हो पाएगा। अच्छा, अगर ये आपके इस पूरे कार्यक्रम में जो यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, इसमें कितने प्रतिभागियों ने लगभग भाग लिया होगा और कहाँ से लिया है? देखिए, यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश से और प्रदेश भर से करीब 1000 प्रतिभागी आए हैं, और हमारे यहाँ पे 3 दिन का सेशन है, जो 17 तारीख से शुरू हुआ था शाम से, और आज पूरे दिन का सेशन है, कल दोपहर तक का सेशन है। हम लोग यहाँ पे 3 बड़े हॉल्स में सेशंस कर रहे हैं। इस कार्यशाला में आपको जान के खुशी होगी कि 250 से ऊपर शोध पत्र प्रस्तुत करे जा रहे हैं, जिसमें नई जानकारियाँ, नई रिसर्च जो इस समय उत्तर प्रदेश में हमारे इतने सारे मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पे कार्य हो रहा है, वो बताया जाएगा, और उससे नए नवाचार आएंगे, नए उपचार के माध्यम आएंगे। तो ये कॉन्फ्रेंस का बहुत महत्व है, और इसकी सक्सेस इसी के माध्यम से होगी। अच्छा, ये डाउन सिंड्रोम एक डिजीज़ है, वो चूँकि बच्चों में सबसे अधिक होती है, तो क्या उसके लिए भी कुछ नए शोध पत्र इस सत्र में आए? देखिए, डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक बीमारी है जी, जो कि आजकल कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही है क्या? जी, मतलब मुझे जो लगता है कि आजकल उसका एक कारण ये है कि थोड़ी बड़ी उम्र में अगर प्रेगनेंसी होती है तो डाउन सिंड्रोम की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा,
ठीक है। लेकिन अब बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं जब बच्चा माँ के पेट में हो तो उसी समय पता कराया जा सकता है कि डाउन सिंड्रोम का खतरा है इस बच्चे को। तो फिलहाल जो उपाय है वो ये है कि अगर ऐसा होता है तो उस गर्भ को हटाया जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ आपसे और पूछना है कि पहले ये सारी जितनी बीमारियां हम लोग बातचीत कर रहे हैं ऐसे सुनने में कम आती थी। जैसे आज अगर 30 साल पहले जाए मतलब अर्लियर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर 30 साल पहले की बात करें तो ये डाउन सिंड्रोम और नई नई जो शब्दावलियाँ आई हैं, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक बड़ा इशू है। ये देखिए, इसके लिए ऊपर भी हमारा एक सेशन हुआ है कि जो ये हमारे वातावरण में परिवर्तन हो रहे हैं, जो हमारा प्रकृति में बड़े चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे, उसकी वजह से बच्चों के स्वास्थ्य पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जो ये नई नई बीमारियां जैसे कोरोना, इस तरह की बीमारियां ये क्यों निकल के आ रही हैं, तो इसके पीछे शायद एक ये कारण है कि हमारे वातावरण में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। ठंडी, गर्मी, ये सब चीज़ें जो है सही मौसम नहीं आ रहे हैं। तो इसके ऊपर भी पूरा हमारा विचार हो रहा है और कोशिश की जा रही है कि कम से कम हम लोग अपनी तरफ से कुछ ऐसा एफर्ट कर सकें कि एनवायरनमेंट में बच्चों की प्रतिभागी बढ़े, क्योंकि आगे के बच्चे ही हमारा फ्यूचर है। अच्छा, ये वैक्सीनेशन की बात करी आपने कि जो वेक्टर बाउंड डिजीज़ में वैक्सीन लेकर के भारत में आ रहे हैं हम लोग, तो क्या इससे पहले क्या किसी और देश में इसका इनोवेशन हो चुका है? हाँ, डेंगू वैक्सीन का इनोवेशन हुआ था, लेकिन डेंगू वैक्सीन जो पहले हमारे आई थी वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। उसका जो आप ये कह सकते हो कि सक्सेस था वो 60% के आसपास ही आ रहा था, तो वो उतनी अच्छी वैक्सीन नहीं साबित हो पाई, इसलिए वो फिर विड्रॉ कर ली गई थी। तो अब जो ये मलेरिया, डेंगू और क्या नाम है चिकनगुनिया की जो वैक्सीन बन रही है वो भारत में ही बन रही है और भारत के लोग ही भारत के लोग बना रहे हैं। और देखिए, जब ये पूरे ट्रायल हो जाएंगे, उसके बाद पूरे रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं तो उसके बाद ही वैक्सीन आती है। लेकिन हाँ, ये कि अभी जो इनिशियल ट्रायल्स हैं उस सब में बहुत अच्छी वैक्सीन साबित हुई। 2014 के करीब में एक कंपनी है इप्का लैब लिमिटेड, तो उसके उसका एक मलेरिया न्यूज़ करके उसका एक आता था, प्रपत्र आता था, नहीं, एक तरह से लीफलेट आता था, उसमें वैक्सीन की बात की गई थी। लेकिन अब आपने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है देशवासियों को कि वैक्सीन हम बना के ला रहे हैं। और अभी मलेरिया, क्योंकि मलेरिया से डेथ रेट तो बहुत ज़्यादा है, एड्स की कंपेरिजन में ज़्यादा है, उसके ज़्यादा लोग मरते हैं। आप देख ही रहे हैं इस साल मलेरिया के कितने केसेस हुए हैं। तो ये हमारी बिन मौसम बरसात हो रही हैं, पता नहीं चल रहा है, कहीं भी पानी इकट्ठा हो जा रहा है, मच्छर इकट्ठा हो जा रहे हैं। मौसम नहीं है मलेरिया का, लेकिन इस समय मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है। तो ये ज़्यादातर बीमारियां बारिश के मौसम में होती हैं। अब ये देखिए, ठंड के पास आते आते हम लोग हमेशा ही मानते थे कि दिवाली आने के बाद ये सब खत्म हो जाता है। अच्छा, इसमें जितने चिकित्सक आए हैं वो गवर्नमेंट जॉब में हैं या निजी चिकित्सक हैं? इसमें सब तरह के चिकित्सक हैं, गवर्नमेंट वाले भी हैं, निजी चिकित्सक भी हैं, पढ़ने वाले छात्र भी हैं, सब लोग। अभी एक मतलब जो भी रिसर्च आई है कि नेशनल हेल्थ अकाउंट्स की तरफ से, उसमें ये कहा गया कि भारत सरकार पर जो खर्च हो रहा है स्वास्थ्य पर, उसने एक आंकड़ा दिया है कि पहले 64.26% हुआ करता था, अब वो लगभग आ गया है 39.8% तक। तो इसमें उन्होंने कहा कि जो निजी भागीदारी, यानी वो डॉक्टर्स जो यहाँ आए हैं, जो निजी अपना नर्सिंग होम खोलते हैं या अपनी क्लिनिक खोलते हैं, उसमें बताया गया लगभग उन्होंने सरकार से ज़्यादा पैसा खर्च किया। तो ये बधाई के पात्र हैं आप लोगों की, आप लोगों ने सरकार में इतना। देखिए, हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी है, उसको सरकारी अस्पताल खाली जो है नहीं पूरा कर सकते हैं। आप सोचिए कि हमारे देश की जो आबादी है 140 करोड़ से ऊपर, उसमें 20 करोड़ तो उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ में कम से कम 4-5 करोड़ बच्चे होंगे, और बाल रोग विशेषज्ञ 4-5 हज़ार हैं। तो अब आप सोचिए कि हम लोगों के ऊपर एक बाल रोग विशेषज्ञ पे कितने बच्चे हैं। तो अच्छा, एक बड़ा कड़वा प्रश्न है, लेकिन आपसे करना चाहूँगा कि जो इस तरह आज चिकित्सा, जब हम निजी चिकित्सकों के पास जाते हैं, खासतौर बच्चों को लेकर के, तो सभी तो समृद्धशाली नहीं होते हैं। तो जो कम समृद्धशाली लोग हैं, जब वो जाते हैं तो बहुत महंगे इलाज की लोग बात करते हैं कि काफ़ी महंगा इलाज है, टेस्ट होते हैं, ये होता है और काफ़ी चीज़ें। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चिकित्सक का हमेशा प्रयास होता है कि जो उसका मरीज़ है वो ठीक हो और उसको वो सबसे अच्छा और सबसे सस्ता इलाज दे सके, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि कई बार पेरेंट्स इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि बीमारी की गंभीरता आपकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जो गरीब है वो ज़्यादा बीमार नहीं होगा या जो अमीर है वही ज़्यादा बीमार होगा। तो बीमारी की गंभीरता को हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो कुछ किसी का आर्थिक स्थिति देख के आती है। फिर भी बाल रोग विशेषज्ञों में आप ये मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा करुणा का भाव होता है, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चों को देख रहे होते हैं। तो उनके अंदर जो करुणा का भाव होता है, उस वजह से ज़्यादातर बाल रोग विशेषज्ञ आप देखोगे कि फ्री सैंपल्स देना, कम से कम
जांचें लिखना, क्योंकि हमें बच्चों का खून निकालने में भी बड़ा ख़राब महसूस होता है। तो जितना हम लोग हो सकता है हम लोग कम से कम में प्रयास करते हैं कि उनका अच्छा इलाज हो जाए। अंत में एक और अंतिम प्रश्न है हमारा कि क्या आपके प्रोफेशन में, खास तौर पर जिस डॉक्टर्स को लोग भगवान कहते हैं और हैं भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोरोना में जब लोग अपने परिवार को नहीं बचाने का प्रयास कर रहे थे तो आप जैसे डॉक्टर जा करके उनका इलाज कर रहे थे, उनको बचाने का प्रयास कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या कहीं ना कहीं एथिक में कुछ गिरावट आई है? देखिए, एथिक्स में कोई गिरावट मैं ये नहीं कहूँगा कि आई है। परेशानी क्या है कि बहुत सारे अब क्वैक्स इकट्ठा हो गए हैं जो कि असली डॉक्टर नहीं हैं। वो नकली डॉक्टर असली डॉक्टर का जामा पहनकर और जनता के अंदर अविश्वास फैला रहे हैं, क्योंकि वो कुछ गलत करते हैं तो जो अखबार की हेडिंग आती है डॉक्टर ने ये गलत किया, तो उससे एक अविश्वास की स्थिति बनती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और अब आप समझ लीजिए कि मेडिकल एजुकेशन में एथिक्स को जोड़ा गया है। पहले हम लोग अपने टीचर्स का व्यवहार देख के सीख के खुद भी सीख जाते थे, लेकिन अब उसको स्पेशली एक पार्ट बनाया गया है कि और हम अच्छे से उस काम को कर सकें जो हम लोग अभी तक लगातार कर रहे थे। धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे उत्कर्ष बंसल जी, जो कि यूपी पेडिकॉन जो 2024 इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चल रहा है, आप सचिव हैं इसके, और बड़ी बेबाकी से आपने उत्तर दिया। आपने पूरी तरह से समझाया कि इस पूरी कॉन्फ्रेंस में क्या क्या करने वाले हैं, कितने दिनों की कॉन्फ्रेंस चलेगी, कहाँ कहाँ से कितने प्रतिनिधि आए हैं। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच। मैं शिव।